अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। नाजरीन, आज बुनियादी तौर पर तो एक ही इशू है जिसके ऊपर थोड़ा तफसील से बात करेंगे, और वो इशू है हुकूमत तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से। तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे मैं अब तक कलअदब समझता हूँ, उसके अमीर का एक बयान सामने आया है, और फिर उसके तर्जुमान का एक बयान सामने आया है। उस हवाले से बात करेंगे। फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, जो मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ इल्ज़ाम आयद किए। उस हवाले से बात करेंगे। अली जैदी साहब के साथ लंदन में क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे। अली जैदी साहब का ने कुछ बात भी की है, वो बात उन्होंने क्या की, वो भी आपको बताएंगे। और फिर पीटीआई कराची के इजलास के हवाले से कुछ आपको बताएंगे। नाज़रीन, पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा की बात कर लेते हैं। उन्होंने आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, या यूँ समझिए कि गुज़िश्ता रोज़ कह लें, क्योंकि 12 बजे के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। उन्होंने जहाँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ताज़ा सर्वे की बात की, जिसमें पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से बात की गई है, लेकिन उन्होंने अदलिया के हवाले से जो परसेप्शन है, और जो अदलिया का आलमी इंडेक्स है 124 नंबर का पर है, पाकिस्तान की अदलिया और इंसाफ की फराहमी में 129 नंबर पर है, उसके हवाले से कोई बात नहीं की। पुलिस करप्शन में पहले नंबर पर और अदलिया दूसरे नंबर पर आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ताज़ा सर्वे में। उस हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने जो हुकूमत पर के हवाले से उस सर्वे में बातें की गई हैं, हुकूमती करप्शन के हवाले से, उस पर उन्होंने बात की। मसलन उन्होंने ये कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में नाकिस मटीरियल ख़रीदा गया, ये बात भी दुरुस्त है। फिर उनका ये कहना था कि 6 अरब रुपए जो हैं वो का डाका डाला गया बायोमेट्रिक के एनडीएमए में। फिर उनका ये कहना था कि बीआईएसपी प्रोग्राम में जाली बायोमेट्रिक के ज़रिए अरबों रुपए का गबन किया गया, और उन्होंने कुल तकरीबन 9 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम के हवाले से बात की है कि ये एम्बेज़ल हो गई है। और नाज़रीन, इस हवाले से और तो जो इल्ज़ाम हैं, लेकिन एक इल्ज़ाम उन्होंने बहुत ही शदीद आयद किया। उन्होंने कहा कि बनी गाला में एक तहखाना बनाया गया है, और उस तहखाने में ये सारी रकम जा रही है। नाज़रीन, सियासी मुखालफत अपनी जगह। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी कुछ इस किस्म के इल्ज़ाम आयद किए गए थे पीपल्स पार्टी के हवाले से। मसलन ये कहा गया कि लॉज से कोई 5 अरब रुपए बरामद हो गए हैं। शजील मेमन साहब उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे सिंध के, उन पर जो मुकदमा बना वो चल रहा है, वो चलता रहेगा। उस इल्ज़ाम की मुझे कोई वजाहत भी नहीं देनी। लेकिन एक अहम सवाल है कि जैसे अभी नैब से ये पूछते हैं कि नैब ने जो 600 अरब रुपए रिकवर किए, 800 अरब रुपए, तो वो 850 अरब तो वो रकम है कहाँ? वजारत ख़जाना के अकाउंट में तो वो नहीं आई। ऐसे ही वो लॉज कहाँ थी, किसके पास थी वो लॉज, और वो पैसे किस अकाउंट में रखे गए, वो कोई तफसीलात नहीं है। इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम। फिर ये कहा गया आगा सिराज दुरानी का नाम लेकर के उनके घर के तहखाने में कोई 2 अरब रुपए जल गए हैं। उस हवाले से भी कोई इल्ज़ाम तो आयद किया गया, लेकिन कोई शवाहिद सामने नहीं रखे गए। तो हमारी सियासत में अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है। करप्शन के इल्ज़ाम दुनिया भर में आयद होते हैं, लेकिन इस तरह से कह देना, अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो उसको आना चाहिए। और ये संजीदा इल्ज़ाम है इस पर। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा वफाकी वज़ीर भी रही हैं, वज़ीर मुमलिकत रही इत्तलात की, और अब वो एक बड़ी वफाकी पार्टी की तर्जुमान हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जानिब से अगर ये बात की गई है नेशनल मीडिया पर, तो कुछ न कुछ उसमें उनके पास सब्सटेंस भी होगा, शवाहिद भी होंगे। तहकीकात होनी चाहिए इस इल्ज़ाम की। नाज़रीन, इससे ज़्यादा अभी कुछ कहना कब्ल वक्त है, क्योंकि हमारे यहाँ इल्ज़ाम लगाना और फिर उससे मुकर जाना, ये भी एक रवायत रही है। ताहम ये बहुत ही संजीदा इल्ज़ाम है बनी गाला के हवाले से। नाज़रीन, अब उस इशू की जानिब आते हैं जिसका मैंने शुरू में आपसे तज़किरा किया। हुकूमत और पीडीपी के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने, यानी डॉक्टर मोहित यूसुफ का ये कहना था कि कुछ मस्बत पेशरफ के सामने आने का इम्कान है। लेकिन
और फिर कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने ये गुफ्तगू की थी और उनका ये कहना था कि तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की तजवीज़ पर ये मुज़ाकरात किए गए और अब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने उनसे सवाल किया था कि क्या उनके कुछ लोगों को रिहा किया जा रहा है, उन्होंने डिमांड की है रिहाई की, तो उनका कहना था कि नहीं, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये डिमांड किया कि वो असलहा रखेंगे, यानी वो अपने आप को डिसआर्म करेंगे, हथियार डालेंगे, फिर उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। लेकिन दूसरी जानिब का जो मौक़िफ़ आया वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। 2 रोज़ पहले तहरीक तालिबान के तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया, TTP के तर्जुमान की जानिब से, कि जी हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अब तोड़ रहे हैं। अब जो उसके अमीर है नूर वली महसूद, उनका एक इंटरव्यू या उनका एक बयान सामने आया है। पाक फ़ौज के बारे में TTP पहले भी इस किस्म की गुफ्तगू करती थी, अब भी उन्होंने गुफ्तगू की है विदाउट अ सब्सटेंस। लेकिन उनका ये कहना है कि जब मुज़ाकरात शुरू हो रहे थे तो उस वक्त हमने गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं किए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया, डॉक्टर मोईद यूसुफ की जानिब से ऑन द रिकॉर्ड, के उन्होंने कोई शराइत नहीं रखी, हमने शराइत रखी है कि वो डिसआर्म करेंगे अपने आप को। लेकिन उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात जो है वो दुश्मन के साथ जंग का हिस्सा है। आज फिर उन्होंने इस बात को दोहराया। फिर उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत से कहा था हमारे 102 लोग छोड़ने हैं, जिसमें उनके एक अहम रहनुमा मुस्लिम खान और दूसरे रहनुमा महमूद खान भी शामिल है। उसका नाम लिया उन्होंने, जो इस वक्त बल्कि शायद उन्हें सज़ा भी हो चुकी हो। वो पाक फ़ौज की तहवील में थे, उन्हें पाक फ़ौज ने ही गिरफ़्तार किया था और उसके बाद अब वो कहाँ हैं ये जानना इतना अहम नहीं है। लेकिन इस दरमियान में 1 महीना पहले ये खबर आई थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ 100 से ज़्यादा अफराद को रिहा किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी तरदीद नहीं की थी, लेकिन अब उनका ये कहना है कि उन्होंने मज़ीद 102 लोगों की लिस्ट दी थी और उनको रिहा नहीं किया गया। एक बात उन्होंने ये कही। फिर उनका ये कहना था कि हम गैर मुसल्लह नहीं होंगे, क्योंकि हमें वो अपने तय वो शरीयत की जो तशरीह करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम एक जिहाद में हैं और यूँ हैं और वो हैं और जंग का हिस्सा है मुज़ाकरात। तो जब तक हमें जो है उलमा हमारे कहते हैं और जो शरीयत हमें इजाज़त देगी तो हम उस वक्त तक डिसआर्म नहीं होंगे। यानी मतलब वो कताल जो है उन्होंने हज़ारहा लोगों को, पाकिस्तानियों को मारा है। आम पाकिस्तानी का क्या कसूर है? अगर रियासत के निज़ाम में या कोई कवानीन में कोई मसला है तो वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं ना। ऑन रिकॉर्ड 76,000 से ज़्यादा लोग उन्होंने शहीद किए हैं दहशतगर्दी की वारदातों में। 6 से 7 हज़ार फौजी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक से लेकर सिपाही तक मुख्तलिफ ओहदों के लोग हैं। और अब आप ये देखिए ना कि लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल या ब्रिगेडियर तक पहुंचने में कितनी मेहनत, कितना सरमाया, कितनी अदरवाइज इन्वेस्टमेंट होती है, ख्यालात की इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन उन्होंने पलक झपकते में इन लोगों को शहीद कर दिया और वो बिल्कुल शर्मिंदा भी नहीं है। और हुकूमत पाकिस्तान ने ये अच्छा था कि अफ़गानिस्तान में जो अबूरी तौर पर ही बरसर इक़्तिदार सही, लेकिन उन्होंने उनकी तजवीज़ पर उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए। लेकिन अब TTP मुज़ाकरात से भाग रही है। फिर उनका ये कहना है कि हम जब डिसआर्म करने के हवाले से बात ज़्यादा के बाद की हिकमत अमली क्या होगी, मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो उनका कहना है मुज़ाकरात कामयाब हुए तो सोचेंगे। नाज़रीन, आप खुद फैसला कर लीजिए। आप हमारी हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब को तो अपोजिशन ने तालिबान खान का नाम भी दिया था, लेकिन क्या ये मुज़ाकरात अब होने चाहिए, ये एक अहम सवाल है। और अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर जो माशरे में ओवरऑल एक इंतहा पसंदी सलाहियत कर रही है, उसका इलाज क्या है? आपने हार्ट्स और माइंड्स जीतने हैं, उसका तरीक़ाकार क्या होगा? इसी नुक्ते पर मैं ये डिबेट यहाँ ख़त्म करता हूँ नाज़रीन। और अब चलते हैं उन ख़बरों की जानिब। पहली खबर तो यह है कि PTI का इजलास हुआ इमरान खान साहब की सरबराही में कराची में। गवर्नर सिंध और अरबाब रहीम आमने सामने हो गए। अरबाब रहीम नए आए हैं पार्टी में, लेकिन वो चूँकि थर के अरबाब हैं, बहुत अपने एक बड़ी शख्सियत वो समझते हैं अपने आप को भी, हैं भी। तो उनका ये कहना था कि गवर्नर साहब ताउन नहीं करते। फिर गवर्नर साहब खुद तो आगे ना हुए, उन्होंने हलीम आदिल शेख को आगे कर दिया और उन्होंने अरबाब रहीम पर इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिए।
پھر گورنر کے عہدے کی شخصیت کو باہر نکالنا پڑا وزیر اعظم کی جانب سے۔ کیا یہ مناسب ہے کہ وزیر اعظم اپنے ہی صوبے کے آئینی سربراہ کو اس طرح سے چلے جانے کا کہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے پی ٹی آئی سندھ میں مزید اختلافات بڑھیں گے، اور وہ جو پی ٹی آئی کا سندھ پر سیاسی حملے اور پھر اس کو فتح کرنے کا خواب ہے، وہ میرا خیال ایک خواب ہی رہے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں علی زیدی صاحب کی۔ ایک تو انہوں نے لندن میں ہیں، وہ برطانیہ میں، انہوں نے یہ بیان داغا ہے کہ جی برطانیہ میں پاکستان سے زیادہ مہنگائی ہے لندن میں۔ لندن دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں اور دولت مندوں کے شہروں میں سے شامل ہے۔ اب اگر وہ مہنگا ہے، وہاں بنیادی کمائی پاؤنڈ میں ہوتی ہے، بنیادی انکم پاؤنڈ میں ہوتی ہے، تو اگر وہ پاؤنڈ میں خرچ کرتے ہو تو پاکستان سے مہنگا ہوگا، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان، یعنی کہ پاکستان ابھی سستا ہے، اب تو مہنگائی کرنی چاہیے۔ یہ وہ اصل دھمکی ہے جو اس حکومت کے وزراء ہمیں دے رہے ہیں۔ اس پر بھی یہاں بات کو ختم کرتے ہیں ناظرین۔ اب بات کرتے ہیں علی زیدی صاحب کے ساتھ لندن میں کیا ہوا۔ برطانوی پارلیمان کے ایک رکن کے ساتھ ملاقات کے لیے وہ آج پارلیمان پہنچے، اور پھر وہاں تلاشی کا عمل، روٹین کا عمل ہے، وہاں جاری تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پاکستان کا وزیر ہوں، میں یہ تلاشی ولاشی سے نہیں گزروں گا۔ عزت نفس کے حوالے سے میں ان کے موقف کے ساتھ ہوں، کیونکہ اگر ان کو انوائٹ کیا گیا ہے تو پھر ان کی عزت بھی کرانی چاہیے تھی۔ جب بات اندر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہائی کمشنر اور علی زیدی صاحب وہ ایگزٹ گیٹ سے اندر آ جائیں، جہاں سے مہمانوں کو، خاص مہمانوں کو لے جایا جاتا ہے۔ پھر وہ اندر چلے گئے، باقی مہمانوں کی تلاشی ہوئی۔ لیکن ناظرین، یہ جو ہم دعوے کرتے ہیں پاکستان کی عزت کرانے کے، یہ ہمیں کچھ عرصے کے لیے موقوف کرنے چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنی عزت دنیا میں کروا سکتے ہیں۔ اگر سیالکوٹ جیسے واقعات ہوتے رہیں گے تو ہمارے وزراء کی تلاشیاں، ہمارے سابق وزراء اعظم کی تلاشیاں امریکہ کے ایئرپورٹس پر بھی ہوں گی، اور برطانوی پارلیمنٹ پر بھی ہوں گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔